सीमा, मीना, माला तीनों बहनें दूसरे गांव में मेले में घूमने गईं। रास्ते में तीनों को प्यास लगी तो एक बड़े खेत के पास रुक गईं। वो सामने कोई कुटिया दिखाई दे रही है। मुझे लगता है वहां सामने कोई तालाब या कुआं जरूर होगा। चलो चलकर देखते हैं। तीनों बहनें उस खेत में जाती हैं। वहां पर एक कुआं था। तीनों बहनें जैसे ही पानी पीने लगती हैं तभी उन्हें किसी के कराहने की आवाज आने लगती है। मुझे थोड़ा पानी पिला दो। मैं कुएं से पानी नहीं खींच सकती क्योंकि मैं गर्भवती हूँ। मेरे पति भोजन की तलाश में गए हैं। उन्हें आने में बहुत देर हो गई, नहीं तो वो मेरे लिए कुएं से पानी खींचकर भर देते। अरे, जब शरीर संभाला ही नहीं जाता तो गर्भवती क्यों होती हो? देखो तो जरा कितना बड़ा पेट लटकाए बैठी हो। वही तो, जब खुद से कोई काम नहीं किया जाता तो गर्भवती होने की जरूरत क्या है? सीमा दीदी, मीना दीदी, मुझे तो हंसी आ रही है। इतना मोटा पेट लेकर भला कौन रह सकता है? मैं तो कभी भी गर्भवती न हूँ। मुझे तो ऐसा मोटा पेट और शरीर लेकर रहा ही नहीं जाएगा। चलो ना दीदी, इस औरत पर क्या ध्यान देना, हम कुएं से पानी पीते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, चलो चलते हैं। हम क्या इसके नौकर हैं जो पहले इसके लिए पानी लाएंगे? हम खुद पानी पिएंगे, हमें बहुत प्यास लगी है। वो औरत दर्द से कराह रही थी, उसे प्यास भी लगी थी, पर तीनों बहनों ने उस पर कोई तरस नहीं खाया। तभी उस औरत का पति, जो कि एक ऋषि था, तभी वहां आ जाता है। खबरदार, जो कुएं से पानी भी पिया। तुमने मेरी पत्नी का मजाक उड़ाया है। विपदा के समय उसकी मदद नहीं की। एक गर्भवती स्त्री को दर्द से कराहता देखकर भी तुमने उसकी मदद नहीं की। तुम्हें जरा सी दया नहीं आई। मैं तुम तीनों को श्राप देता हूँ कि तुम तीनों बहनें अभी के अभी गर्भवती हो जाओगी। तभी तुम्हें पता चलेगा एक गर्भवती स्त्री की तकलीफ क्या होती है। वो ऋषि क्रोध में आकर तीनों बहनों को श्राप दे देता है। वो रोती हुई तीनों घर आ जाती हैं और सारी बात अपने भाई महेश को बताती हैं। महेश उन ऋषि और उनकी पत्नी को ढूंढता है, पर अब वहां उस खेत में उनकी कुटिया नहीं थी। ना जाने वो दोनों कहाँ चले गए थे। महेश अपनी बहनों के साथ घर लौट आता है। महेश की तीनों बहनें गर्भवती हो चुकी थीं। उनको गर्भावस्था में देखकर सारे गांव वाले उन पर थू-थू कर रहे थे। महेंद्र की तीनों बहनों का रो रो कर बुरा हाल था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इन तीनों की तो सगाई भी हो चुकी है। अगर इन तीनों के ससुराल वालों को ये बात पता चली तो मैं उनसे क्या कहूंगा कि मेरी तीनों बहनें बिन ब्याह गर्भवती कैसे बनी? कौन विश्वास करेगा? भैया भैया, अब हम क्या करेंगे? हमें तो बहुत डर लग रहा है। हमारी वजह से आपकी कितनी बदनामी हो रही है। इससे तो हम तीनों इस दुनिया में ना ही रहे तो अच्छा है। मीना, कैसी बातें कर रही हो? तुम तीनों बहनें मेरे लिए क्या हो ये बताने की जरूरत नहीं है। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। चलो हम तीनों भगवान शिव के मंदिर चलते हैं और उनसे हम प्रार्थना करेंगे वो ऋषि और उनकी पत्नी को ढूंढने में हमारी मदद करें। महेश तीनों बहनों के साथ शिव जी के मंदिर में जाता है और उनसे प्रार्थना करता है। तभी उन तीनों बहनों की नजर उन महात्मा ऋषि और उनकी पत्नी के ऊपर जाती है जो मंदिर में ही बैठे थे। भैया भैया, वो देखो, वो ऋषि और उनकी पत्नी वहां बैठे हैं। भगवान शिव ने हमारी सुन ली भैया, हमें ऋषि और उनकी पत्नी मिल गई। चलो चलो सीमा दीदी, मीना दीदी, हम उनसे माफी मांगेंगे। जय हो शिव शंकर, आपने उन ऋषि और उनकी पत्नी से हमें मिलवा दिया। आपकी सदा ही जय हो। तुम तीनों चलो, जल्दी चलो और उनसे माफी मांगो। महेश तीनों बहनों के साथ उन ऋषि के पास जाता है और सर झुकाकर उनसे माफी मांगता है। हे ऋषि महाराज, मेरी तीनों बहनों से भूल हो गई। उन्होंने नादानी में ऐसा किया, उन्हें क्षमा कर दीजिए महाराज। अच्छा, तो तू इन तीनों की तरफदारी करने के लिए आया है? जाओ, मैं इन्हें नहीं माफ करूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप भगवान शिव के मंदिर में बैठे हैं और आप तो जानते ही हैं शिव जी कितने दयालु हैं। वो अपने सभी भक्तों को क्षमा कर देते हैं। तो आप भी तो शिव भक्त हैं, तो आप भी मेरी बहनों को क्षमा कर दीजिए। अच्छा, तो चल ठीक है, मैं तेरी तीनों बहनों को क्षमा कर दूंगा, पर तुझे मेरी एक शर्त माननी होगी। कहिए, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। ठीक है, मैं अपना श्राप वापस ले लूंगा, पर तुम्हें अपनी बहनों के लिए बलिदान देना होगा। तुम आजीवन विवाह नहीं करोगे, आप विवाहित रहोगे। बोलो, क्या तुम करने को तैयार हो? हाँ हाँ, मुझे ये शर्त मंजूर है। नहीं, हमें ये मंजूर नहीं है। अगर हमारा भाई आजीवन अविवाहित रहेगा तो हम भी शादी नहीं करेंगे और हम तीनों बहनें अपनी जान दे देंगे।
ऋषि महाराज, अगर आप ये शर्त रखेंगे तो हम तीनों बहनें जिंदा ही नहीं रहेंगे। तीनों बहनों और भाई का प्यार देखकर ऋषि को उन पर दया आ गई और उन्होंने अपना श्राप वापस ले लिया। परंतु याद रहे, आज के बाद किसी भी असहाय व्यक्ति या संकट में पड़े व्यक्ति का मजाक मत उड़ाना। महेश की तीनों बहनें वादा करती हैं कि वो ऐसा कभी नहीं करेंगी। तीनों फिर से पहली वाली अवस्था में आ जाती हैं और महेंद्र अपनी बहनों को लेकर खुशी खुशी घर लौट आता है। एक रोज शाम को हेमा अपनी माँ के साथ बैठी हुई होती है। तभी वो अपने फोन में अपनी माँ को एक लड़की की फोटो दिखाते हुए कहती है, माँ ये देखो, ये लड़की कितनी मॉडर्न एंड टॉल है, ये मेरे भैया के साथ एकदम फिट बैठेगी। तभी उस घर की बड़ी बहू मनीषा वहाँ आती है। चलिए माँ जी, हेमा दीदी खाना लग गया है। बहू यहाँ तो आ, ये देख हम तेरे देवर के लिए रिश्ता.com की साइट पे लड़की ढूंढ रहे हैं जो कि सुंदर होने के साथ साथ अमीर भी है। अब तेरे गरीब मेके वालों ने दहेज के नाम पर एक दो चीज पकड़ा दी बस, इसलिए मैं अब अपनी छोटी बहू अमीर खानदान की लाऊंगी जो कि भर भर के दहेज लाए। हाँ, वो अपनी बड़ी बहू को ताने दे ही रही थी कि तभी उसका छोटा बेटा हितेन एक मॉडर्न लड़की के साथ घर आता है। उन दोनों के गले में बरमाला डली हुई थी। हितेन बेटा, ये लड़की कौन है? माँ ये जूही है, हम दोनों ने शादी कर ली है। क्या तुम दोनों ने शादी कर ली? मैं नहीं मानती इस शादी को। हाँ तो किससे फर्क पड़ता है आपके मानने ना मानने से? वैसे भी वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। मैं जानती हूँ, जरूर इस डायन ने ही तुझे भड़काया होगा। मैं इस डायन को हरगिज अपनी बहू नहीं मानूंगी। भले ही आप ना मानो, लेकिन लीगली तौर पर मैं ही आपकी बहू हूँ, इसलिए आप जल्दी से जाइए और आरती की थाली लाकर मेरा गृह प्रवेश कीजिए। सास बेमन से अपनी नई बहू का स्वागत करती है। जूही हितेन के साथ अपने कमरे में चली जाती है। हे राम, माँ अपनी इस नई छेल छबीली के तेवर देखे, इसके तो रंग ढंगी अलग है, बड़ा ही घमंड है इसमें तो चिंता मत कर बेटी, कल इसका ससुराल में पहला दिन है, तू देखना कल अगर मैंने इसका घमंड चूर चूर नहीं किया तो। अगले दिन सुबह हितेन के पिता यानी कि जूही के ससुर अपनी पत्नी से कहते हैं, बिमला देखो तो सुबह के 10 बजने को है और ये नई बहू अभी तक अपने कमरे में सोई हुई है और आज इसका रसोई में पहला दिन है और ये अभी तक अपने कमरे में है। तुम रुको जी, मैं अभी इसकी खबर लेती हूँ। नई बहू, अरे ओ नई बहू। कुछ देर बाद जूही वहाँ आती है। क्या बात है मम्मी जी, क्यों इस घर को सुबह सुबह मच्छी बाजार बनाकर रखा है? छोटी बहू, ये क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का? हितेन, हितेन जरा बाहर आना तो। क्या हुआ जूही बाबू? तुम चुपचाप से अपने बाप को समझा लो कि मुझसे तमीज से बात किया करें। पिताजी, आपने सुना जूही ने क्या कहा? नालायक, इस दिन के लिए पैदा किया है कि तुझे कि तू अपनी बीवी का जोरू का गुलाम बन जाए? बस आपसे ही सीखा है पिताजी। जूही की सास खाने की लिस्ट अपनी नई बहू के हाथ में देती है और कहती है, ये ले, ये तेरी पहली रसोई की लिस्ट है, आज तुझे ये सब खाना हम सबके लिए बनाना है और हाँ, उसके बाद किचन की साफ सफाई भी कर देना। सासू माँ, ना तो मैं खाना बनाऊंगी और ना ही मैं सफाई करूंगी। बहू आई है घर में, कोई काम भले बाई नहीं जो उसे आते ही काम बता दिया। भले ही ससुराल में मेरा पहला दिन हो, लेकिन पहले दिन से ही आप लोगों की जिंदगी बदलने वाली है। तो मेरी प्यारी ननन जी, पहले तो आप इस घर की साफ सफाई करो और सासू माँ आप बनाएंगी खाना, और वो भी मेरी पसंद का। मैं ये सब नहीं करूंगी, समझी? देवरानी जी, क्या कह रही हैं आप? हम इस घर की बहू हैं और ससुराल वालों का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। जेठानी जी, इन जैसे फर्जी लोगों के लिए काय का फर्ज? इन लोगों के साथ तो यही होना चाहिए। बड़ी जुबान चलती है तेरी, मैं तो तुझे छत से धक्का ही दे दूंगी, फिर तो भूतनी बनकर भटकती रहना। और ये हो गई आपकी कही बातों की सारी रिकॉर्डिंग। अब अगर सासू माँ आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं पुलिस स्टेशन जाकर आप लोगों के साथ दहेज उत्पीड़न के साथ ही जान से मारने की धमकी के जुर्म में सबको बंद करवा दूंगी। इसलिए जो मैं कहती हूँ वैसा ही करो चुपचाप से। नहीं नहीं बहू, ऐसा मत करना, तुम जो कहोगी हम वो ही करेंगे। उसके बाद जूही उन सबको काम पर लगा देती है। ननन जी, जरा जल्दी हाथ चलाइए, नहीं तो। नहीं 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 मेरी प्यारी भाभी, भाभी मैं करती हूँ ना, आप आराम से बैठो सोफे पर, और किसी चीज की जरूरत हो तो कहना।
सासू माँ खाना बना के नहीं, यहाँ हमें कल तक का वेट करना होगा। हाँ बस बहू रानी तैयार है। थक हार कर ननद सफाई कर कर वहीं फर्श पर ही लेट जाती है, जिसे देखकर जूही कहती है, अब यहाँ क्यों तुम रायते की तरह फैल गई? जाओ उठो और मेरे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धोकर आओ। तुम रहने दो ही ना देवरानी जी, कपड़े मैं धो देती हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं, मैंने कहा ना आज आपका छुट्टी का दिन है, आप कुछ नहीं करेंगी। उधर सास पसीने में तरबतर होकर रसोई से बाहर आती है और सबके लिए खाना लगाती है। उफ, ये कोई खाना है? इसकी तो शक्ल देखकर ही खाने का मन नहीं कर रहा। ले जाओ ये खाना, मुझे नहीं खाना, मैं अभी अपने लिए कुछ बाहर से ऑर्डर कर रही हूँ। लेकिन बहू मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, पूरे 2 घंटे लगे हैं मुझे रसोई में खड़े हुए। तो मैं क्या करूँ? आप ससुर जी ये खाना ले जाकर बाहर कुत्तों को डालाना। और आपको जो मैंने सब्जी लाने का काम दिया था क्या वो आपने कर दिया? हाँ हाँ बहू, मैं बाजार से सब्जियां ले आया हूँ। वेरी गुड। अच्छा लिसन, शाम को मैंने घर पर पजामा पार्टी ऑर्गेनाइज की है, अब आप तीनों जाओ और जाकर शाम के खाने की जल्दी से तैयारियां करो। इसके बाद वो तीनों किचन में जाते हैं। हिना रोते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ ये नई भाभी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? बड़ी भाभी ने तो कभी हमारे साथ ऐसा नहीं किया। हमारा किया हमारे सामने आ रहा है बेटी, हमने जो बड़ी बहू के साथ किया उसी की सजा हमें मिल रही है। तभी जूही, हितेन और मानसी भी वहाँ आ जाते हैं। चलो सासू माँ, आपको अपने किए का एहसास तो हुआ और मेरी सहेली की कीमत भी पता चली। हाँ सासू माँ, मानसी मेरी सहेली है। क्या ये सच है बड़ी बहू? हाँ सासू माँ, ये मेरी बचपन की सहेली है और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली गई थी। जब ये इंडिया आई तो हितेन से मिली और इन दोनों को प्यार हो गया, और जब हितेन ने मुझे इससे मिलवाया तो मुझे पता चला ये तो मेरी बचपन की दोस्त जूही है। सॉरी माँ जी, मैं ये सब आपके साथ करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आपने जो मेरी सहेली के साथ किया मुझे उसका बदला लेने के लिए ये सब करना पड़ा। बड़ी बहू मुझे माफ कर दे, तेरी तकलीफ को हम समझ ही नहीं पाए। इसके बाद सबने मानसी से माफी मांगी। मानसी ने सबको माफ कर दिया और इस तरह नई बहू का पहले दिन का प्लान ससुराल में पूरा हुआ।